हेलो एवरीवन, आई एम वरुण फ्रॉम ऑनलाइन इंग्लिश। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे 7th चैप्टर फ्रॉम द बुक रेनबो ऑफ क्लास 12 बिहार बोर्ड। और ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। इसको किसने लिखा है? जर्मीन ग्रीन ने। जो जर्मीन ग्रीन था, इनका जन्म था 29 जनवरी 1939 को हुआ था। और ये एक ऑस्ट्रेलियन राइटर, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलियन राइटर एक तरह से फेमिनिस्ट कह सकते हैं, फेमिनिस्ट, समवन हु हेल्प द वुमेन फ्लॉक। तो काफ़ी इंटेलेक्चुअल काफ़ी रही हैं। तो जैसे ऊपर में यहाँ पर आपको मेंशन भी है कि जर्मिन ग्री, जिसका कि जन्म 1939 में वॉज बॉर्न एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, एज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर। बता दें कि फेमिनिस्ट कौन होता है? जो महिलाओं की मदद करता है, उसकी आली आवाज़ उठाता है। वेल नोन फॉर हर वर्क द फीमेल नन। अब ये जो यहाँ जो इसका वर्क है, द फीमेल यनज, उसके बाद सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी एंड द चेंज। शी एक्सप्लोर्स द सोशल एंड द कल्चर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ वुमेन. शी बिलीव्स द सोशल कल्चर प्रैक्टिस and designed to suit male interest. At the same time, they further subjugate women. The present piece, A Child is Born, is an extract from her book Sex and Destiny, The Politics of Human Fertility. It explored the culture peculiarities of the East West regarding the childbirth and parents-child relationship. तो अब जो इसमें बात किया गया, तो जो ऑस्ट्रेलियन राइटर है, तो इनकी यही सब बुक का नाम पूछ लिया जाता है, जैसे कि द फीमेल यनज, फिर सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, द चेंजेस। फिर यहाँ पर जो वर्ड है कि शी एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ वुमेन, यानी कि इन्होंने जो वुमेन का रहने का तरीका या उसके साथ क्या 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 डिफ़िकल्टीज़ होती है हर समाज में, उसको बताने की कोशिश की। शी बिलीव्स दैट द सोशल कल्चर प्रैक्टिस आर डिज़ाइन टू सूट द मेल इंटरेस्ट, यानी कि सोशल कल्चर इस तरीके से बनाया गया है वो मेल को सूट करता है, यानी वो मेल डोमिनेटेड, जो हम कहते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। एट द सेम टाइम दे फर्दर सब्जुगेट द वुमेन। सब्जुगेट का जो होता है, क्या मतलब होता है? डिफीट करना, यानी कि वुमेन का जो इंटरेस्ट होता है, उसके अधिकार होता है, उसको ख़त्म करता है। द प्रेजेंट पीस जो हम एक्सट्रैक्ट आज पढ़ने वाले हैं, वो किस का लिएगा? अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, यानी उसका जो ऊपर हमने देखा है ये चाइल्ड इज़ बॉर्न जो लिया गया है, ये चाइल्ड इज़ बॉर्न का इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक जो ऊपर में यहाँ पर मेंशन है, सेक्स एंड डेस्टिनी, पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। इसी बुक से यहाँ पर ये लिया गया। अब इस बुक में क्या क्या है, ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले, इट एक्सप्लोर्स द कल्चर पिक्युलिटीज़ ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, यानी कि जो कल्चर पिक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, यानी जो दोनों जगह का जो कल्चर काफ़ी स्ट्रेंज है। पिक्यूलिटीज़ ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट रिगार्डिंग द चाइल्ड बर्थ, यानी कि चाइल्ड बर्थ अगर ईस्टर्न कंट्री में हो, यानी कि जो एशियन कंट्री है वहाँ पर, अगर वेस्टर्न में हो, यूरोप वगैरह में होता है, तो वहाँ पर किस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर क्या इस तरीके, यही बात इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ने वाले। आगे बढ़ते हैं। The ways of managing childbirth in the traditional society are many and varies. Their usefulness stems directly from the fact that they are accepted culturally and collectively, so that the mother does not have psychic burden of reinventing the procedures. अब यहाँ पर कहता है कि जिस तरीके से द वे ऑफ चाइल्ड बर्थ ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में चाइल्ड का बर्थ होता है, आर मैनी एंड वेरीज, वेरी का मतलब डिफरेंट होता है। देयर यूजफुलनेस, यानी कि जिस तरीके से वो लोग चाइल्ड बर्थ होता है वह, देयर यूजफुलनेस डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट आर एक्सेप्टेड कल्चरली, यानी कल्चर के हिसाब से उस तरह को एक्सेप्ट किया जाता है कलेक्टिवली, सबके द्वारा। सो दैट द मदर डज नॉट हैव ए साइकिक, यानी साइकिक का मतलब मेंटल प्रॉब्लम, यानी कि जो मदर को मेंटली कोई बर्डन ना हो, री इन्वेंटिंग द प्रोसीजर्स, यानी कि जिस तरीके से चाइल्ड बर्थ किया जाता है उस तरीके से चाइल्ड बर्थ करने में उसको कोई दिक्कत ना हो। Even though the potential catastrophic are alive in the memory of her communities and indexes of high anxiety, a ritual approach to pregnancy which helps the pregnant woman above the taboo and prohibitions help make the anxiety manageable. अब जो कह रहा है even though, किंतु
जो पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफी, पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित होने वाला, संभावित जो होने वाला खतरा होता है, कैटास्ट्रॉफी का मतलब डिजास्टर कह सकते हैं, ऐसा मतलब काफ़ी एक्सट्रीम सफरिंग कह सकते हैं। तो प्रोसीजर तो आसान बना देता है, लेकिन इवन दो यानी कि इवन दो द पोटेंशियल यानी कि संभावित जो कैटास्ट्रॉफिक है आर अलाइव इन द मेमोरी ऑफ इन हर मेमोरी ऑफ हर कम्युनिटी यानी कि महिलाओं के समाज में, एंड द इंडेक्स ऑफ हाई एंग्जाइटी, और काफ़ी ये इस तरह की बातें रहती है उसके मन में। द रिचुअल अप्रोच ऑफ टू प्रेगनेंसी विच हेल्प्स देम द प्रेग्नेंट वुमेन, जो रिचुअल अप्रोच होता है प्रेगनेंसी का, विच हेल्प देम द प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट द टैबू। अब यह टैबू क्या का मतलब होता है, टैबू का मतलब होता है ऐसा वर्ड या ऐसा चीज़ जो प्रोहिबिशन होता है, यानी कि आप देखते हैं कि जो इंडिया वगैरह में जो लेडी वगैरह होती है जब प्रेग्नेंट होता है तो बाहर टहलने नहीं जाती है, तो एक तरह से उसको टैबू माना जाता है, ये चीज़ हुआ। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है कि हेल्प्स प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट द टैबू एंड प्रोहिबिशंस, प्रोहिबिशंस का मतलब मना मना, हेल्प्स मेक द एंग्जाइटी मैनेजेबल, और इस तरीके से ये चीज़ उसको किसी तरीके से मैनेज किया जाता है। अ वुमेन हु ऑब्जर्व्स ऑल द प्रोहिबिशंस एंड कैरी आउट ऑल द राइट्स विल बी एक्टिवली, एक वुमेन जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो क्या करती है, ये सारे जो प्रोहिबिशन है कि आप अगर प्रेग्नेंट है तो ये यहाँ नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना, इस तरीके से नहीं करना, वो उस तरीके से, क्योंकि सारा कुछ मना, तो उस सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करती है प्रोहिबिशंस को, एंड कैरी आउट ऑल राइट्स, राइट्स का मतलब यहाँ रिचुअल होगा, यानी जो रीति रिवाज होता है सबको मैनेज करती है। विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन होल्डिंग द अननोन एट बे, यानी इन सब चीज़ों को वो प्रोहिबिशंस को देखते हुए और वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होती है, इन होल्डिंग द अननोन एट वे। और एट बे का क्या मतलब होता है, एट बे का मतलब होता है, ये एक फ्रेज की तरह यूज़ होता है कि प्रिवेंट्स समवन फ्रॉम हैपनिंग समथिंग, यानी कि कीप होल्ड समवन एट समथिंग। तो यहाँ पर जो एक तरह से फ्रेज ये होता है, यहाँ जो फ्रेज देख रहे हैं कि होल्ड या कीप, यहाँ लिखा है अननोन, यहाँ पर लिखा ना अननोन, तो फ्रेज ये होता है कि कीप या होल्ड, तो यहाँ पर होल्ड दिया है समवन एट द बे, या एट बे, इसका मतलब क्या हो गया, प्रिवेंट समवन फ्रॉम हैपनिंग समथिंग, यानी कि कुछ होने से या कुछ होने से बचने के लिए इस तरह। तो ये जो यहाँ वर्ड लिखा है कि वुमेन अपने आप को इन्वॉल्व करती है जो अननोन चीज़ें होने वाली है उससे उस चीज़ को बचाने के लिए, रोकने के लिए। शी विल हैव द अदर रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब, कोई चीज़ को और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना, जोरदार तरीके से लागू करना, या जो एक तरह से उसको और मजबूत बनाना। तो अब क्या करें कि शी विल हैव द अदर reinforcement for the many of the ritual observations of the pregnancy involve the particular of the other who should support her, यानी कि और भी चीज़ें होती है, उस चीज़ को भी उसको reinforce करना है। many of the other ritual observation pregnancy involves participation of the others who should support her, यानी कि और भी जो प्रेगनेंसी होता है लेडी का तो उसमें और भी लोग सपोर्ट करते, वही चीज़ कर रहे हैं। प्राइमरली हर हस्बैंड, जो सबसे पहले सपोर्ट करता है उसका हस्बैंड होता है, देन देयर किन फ्लॉक्स, यानी कि उसके रिलेटिव वगैरह होते हैं, देन द अदर मेंबर ऑफ हर कम्युनिटी, यानी कि और भी जो मेंबर होते हैं उसके सोसाइटी। सम ऑफ दीज बिहेवियर विल बी सेंसेबल एंड यूजफुल। अब ये जो बिहेवियर होता है सबका पार्टिसिपेशन का, ये काफ़ी अच्छा भी होता है, यूजफुल होता है। अदर मैजिकल, कुछ और भी अच्छा, मैजिकल का मतलब इस तरीके से थोड़ा सा बनावटी भी लगता है, बट दे विल हैव ऑल इंक्रीज her sense of security and her conviction that she is conducting the pregnancy। अब इतने सारे जो लोग उसका टेक केयर करता है वुमेन का जो प्रेग्नेंट होती है, तो उसके मन में सिक्योरिटी होती है, यानी कि उसके सेंस में सिक्योरिटी होता है, कन्विक्शन होता है दैट शी इज़ कंडक्टिंग प्रेगनेंसी, यानी कि कोई एक अच्छा काम कर रही है, नॉट दैट इट इज़ कंडक्टिंग हर। अब उनके मन में ये नहीं होता कि बस वही कंडक्ट करे, यानी कि अगर वो बेबी को जन्म दे रही है तो सिर्फ उसी का बेबी है, बेबी सबके लिए होता है, बच्चे सबके लिए अच्छे होते हैं, तो इस तरीके से उनके मन में ये चीज़ दिया जाता है। द रेमनेंट ऑफ द काइंड ऑफ प्रोलोफेक्सीज कैन बी फाउंड इन द परसिस्टेंट ऑफ ओल्ड वाइब्स। अब यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है पहला, रेमनेंट्स, रेमनेंट्स का क्या मतलब होता है, रिमेन ऑफ स्मॉल पीसेज, यानी कि कुछ चीज़ों जो उसके मन में होते, द
द रेमनेंट्स ऑफ द काइंड ऑफ प्रोलोफेक्सिस। और ये जो प्रोलोफेक्सिस लिखा है इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट टेकन टू प्रिवेंट डिजीज़, यानी कि जो दवाई दी जाती है या इस तरीके से कि कोई गड़बड़ ना हो, मतलब कि कुछ चीज़ होने के लिए तो यही बात कहता है। द रेमनेंट्स ऑफ दिस काइंड प्रोलोफेक्सिस कैन बी फाउंड इन द परसिस्टेंट ऑफ ओल्ड वाइफ। इस तरह की चीज़ों जो है ओल्ड वाइफ में देखा जा सकता है। ठीक। टेल्स अबाउट द प्रेगनेंसी इन इवन इन आवर ओन सुपर नेचुरल एंड कन्फ्यूज लाइफ स्टाइल। टेल्स का मतलब यानी कि पहले जो कहानी औरतों का प्रेगनेंसी होता है तो उसकी कहानी, टेल्स अबाउट द प्रेगनेंसी इवन इन आवर ओन सुपर नेचुरल एंड कन्फ्यूज लाइफ स्टाइल, जो पहले हुआ करता था उसके बारे में। अब फिर यहाँ पर अब ये जो नरेटर है, यानी जो ये जो लेखक है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माय एक्विटेंस, यानी कि उसके परिचय का एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था, हु अप्रोचेज हर प्रेगनेंसी, जैसे ही उसका प्रेगनेंसी होना शुरू हुआ था, एज इफ़ इट वर हर टर्म असाइनमेंट, यानी कि जब उसका प्रेगनेंसी हो रहा था तो लग रहा था कि उसका जो कॉलेज में टर्म असाइनमेंट होता है उसके तरह वो मेटिकुलसली फुट नोटिंग एवरी डेवलपमेंट, क्लंग्स टू हर prenatal exercise as from the ritual observance as well as helpful preparation of the physical exploits of the childbirth, performing them in the deep silence in total recollections at the same time every day come hell and high water। अब यहाँ पर कहते हैं कि उसका, अब ये जो राइटर है उसका एक परिचित कोई इंसान था जिसका कि प्रेगनेंसी हुआ, तो वो प्रेगनेंसी में इस तरीके से बिहेव करती थी जैसे कि कॉलेज में लोग अपना असाइनमेंट को बनाता है बड़ा बारीकी से, उसी तरीके से एज इफ द टर्म असाइनमेंट, मेटिकुलसली का मतलब बड़ी बारीकी से, फुट नोटिंग करता था एवरी डेवलपमेंट, हर दिन जो कोई उसका घटना होता था उसके साथ। क्लंग द प्रीनैटल्स का क्या मतलब होता है? प्रीनैटल्स का मतलब होता है जो आप एक तरह से बेबी जो प्रेगनेंसी से जो पहले का चाइल्ड बर्थ से जो पहले का स्टेज होता है उसको, यानी क्या क्या करना पड़ता है। क्लंग द प्री नेटल एक्सरसाइज, यानी कि बर्थ होने से पहले जो एक्सरसाइज किया जाता है ताकि आप स्वस्थ रह सके, उस तरह से। फ्रॉम हर रिचुअल ऑब्जर्वेंस, यानी कि किस तरीके से और चीज़ करना है। वेल एज द हेल्पफुल प्रिपरेशन ऑफ द फिजिकल एक्सप्लॉइट, यानी कि किस तरीके से अपने शरीर को एक्सरसाइज करना है फॉर द चाइल्ड बर्थ। परफॉर्मिंग देम इन द डीप साइलेंस, और इन सब चीज़ों को एकदम चुपचाप करती थी, डीप साइलेंस एंड टोटल रिकलेक्शन द सेम टाइम एवरी डे, यानी कि और ये चीज़ जो है हर दिन एक समय पे क्या करती थी, एवरी डे कम हेल एंड और हाई वाटर। ये जो वर्ड लिखा है ना कि कम हेल एंड हाई वाटर, ये एक फ्रेज होता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, इसका मतलब होता है चाहे परिस्थिति जैसा भी हो वो ये सब सारा चीज़ वो डेली नोट करती थी। तो नरेटर इस चीज़ को बता रही है। एज वेल एज शी ऑब्जर्व द ओल्ड डाई हार्ड superstitions that acquiring the equipment of the April for a baby before the birth was a bad luck। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी उसने देखी कि इस तरह से वो भी देखती है कि जो चाइल्ड बर्थ से पहले शी ऑब्जर्व दैट द ओल्ड डाई हार्ड सुपरस्टिशियस, यानी सुपरस्टिशंस का मतलब होता है जो हम जादू टोना वाला चीज़ करते हैं। एक्वायरिंग द इक्विपमेंट ऑफ अप्रैल का क्या मतलब होता है, क्लोथ होता है ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप विच दे आर बीइंग सोल्ड इन द, यानी कि छोटा सा तरह से कपड़ा होता है फॉर अ बेबी बिफोर द चाइल्ड बर्थ, यानी कि उसके पैदा लेने से पहले एज ए बैड लक, अगर बनता है तो ये बैड लक होता है, इस तरीके से। एंड वन ऑफ माई ग्रैंड चिल्ड्रन शॉट इन टू द वर्ल्ड विदाउट द क्रीम ऑफ और अ नैपकिन। और जो अब उसी में वो मैटर कहती कि एक जो हमारा ग्रैंड चिल्ड्रन हुआ था, सो वन ऑफ माई ग्रैंड चिल्ड्रन शॉट इन टू, यानी कि वो पैदा लिया कि वर्ल्ड विदाउट ए क्रीम और नैपकिन। तो ये सब चीज़ें वो देखा करती थी कि कैसे जो उसके ग्रेजुएट था, मतलब बाकी जो औरत किया करती थी, इस तरीके से नरेट बता दी। कंसिडरेबल एफर्ट हैड गॉन इन टू सीइंग दैट द मदर considerable effort had gone into seeing the mother had every opportunity to enjoy her baby, but after her training for a unmedicated childbirth for months, in the event the hospital refused to believe that she was in second stage labor until her daughter had appeared। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताने की
कि इतना सारा जो एफर्ट होता था, कंसीवर्ड एफर्ट हैड गॉन टू द सीइंग दैट द मदर हैड एवरी अपॉर्चुनिटी एंजॉय हर बेबी, यानी कि वो अपने बेबी को एंजॉय कर सके। बट आफ्टर हर ट्रेनिंग, यानी कि ये सब जो बच्चे को उस जो प्रेग्नेंट होती थी उस सबको ये सारा ट्रेनिंग दिया जाता था फॉर अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ, ताकि उसको मेडिकल यानी कि उसको सिजेरियन के थ्रू चाइल्ड बर्थ ना हो। ये सब चीज़ इसलिए उसको एक्सरसाइज कराया जाता था इस तरीके से, जो भी ऊपर हमने पढ़ा है। फॉर अ मंथ इन द इवेंट ऑफ द हॉस्पिटल, अब ये चीज तो हुआ, लेकिन इन द इवेंट ऑफ द हॉस्पिटल रिफ्यूज बिलीव दैट शी वाज इन सेकंड स्टेज। अब ये सब चीज़ जब कराया जाता था तो हॉस्पिटल भी इस चीज़ को मानने से इनका कि वो सेकंड स्टेज में है लेबर अंटिल हर डॉटर्स हेड हैड अपेयर, जब तक कि उसके बच्चे का हेड बाहर नहीं आ गया तब तक स्टाफ को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बच्चे होने वाले हैं। तो हॉस्पिटल स्टाफ वॉज सो अनकोऑपरेटिव, और इस तरीके से अनकोऑपरेटिव था अबाउट हर ब्रेस्ट फीडिंग, मदर एंड डॉटर डिस्चार्ज देमसेल्फ अबाउट आफ्टर 2 days, इन 2 दिन के बाद ही उसको छोड़ दिया बच्चे को। ये दिखा रहा है कैसे उसको घटना ये सब चीज़ें उसको देखने को मिला। दिस बर्थ वॉज वर्चुअली अनअटेंडेड, ये जो बर्थ हुआ एक तरह से हम कह सकते कि अनअटेंडेड था इन अ नॉन टेक्नोक्रेटिक साइंस सोसाइटीज़। अब ये नॉन टेक्नोक्रेटिक जहाँ पर टेक्नोलॉजी का कोई ये यूज़ नहीं, एक्सेप्ट फ्रॉम द रिमार्केबल एक्सीडेंट बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड, और ये बर्थ तो हमेशा इस तरीके से होता था। क्लियरली इन्फेंट एंड द मदर मोर्टेलिटी इन द ग्रेटर इन द ट्रेडिशनल बर्थ। अब ये ऊपर की घटना बताने के बाद नरेटर कहती है कि इन सब घटनाओं से ये स्पष्ट है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट और मदर मोर्टेलिटी जो मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर समय में जो बच्चे, मोर्टेलिटी का मतलब पर्टिकुलर समय में जो बर्थ और डेथ होता है उससे, खास करके डेथ जो होता है उसकी बातें होती है। नंबर ऑफ डेथ विद इन द सोसाइटी और टाइम पीरियड, तो यानी ये जो बताने की कोशिश करे कि क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ, ट्रेडिशनल बर्थ में जो मृत्यु दर था वो ज़्यादा था। बट इन आवर एंग्जाइटी टू अवॉइड डेथ, लेकिन हम लोग का जो एंग्जाइटी था यानी परेशानी थी कि डेथ को अवॉइड किया जाए, वी हैव डिस्ट्रॉय द सिग्निफिकेंस फॉर द एक्सपीरियंस फॉर द वास्ट मेजॉरिटी हु लिव्स। तो हमने क्या किया कि जो ये मोर्टेलिटी का जो रेट था उसको अवॉइड करने के चक्कर में हमने क्या ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस था फॉर द वास्ट मेजॉरिटी हु लिव्स, जो रहता है। अब यहाँ पर घटना बताने की कोशिश किया गया है, हर इसमें कुछ बताया जाता है और फिर कहाँ कहाँ पर कैसे चाइल्ड बर्थ होता है वो बताने की कोशिश किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर बताना कि नो वन डिनाई दैट ईच इन्फेंट एंड particularly every maternal death is a tragedy to be prevented if all possible, nor the modern obstetrics care which has developed in the hospital setting has been at least partly responsible for the dramatic decrease in the both maternal and prematernal mortality over the past half century, but it is not necessarily preserved to question whether our present priority should be reach minimum figure for the perennial mortality at any price, when this includes giving up things which free human beings have often felt that to be more important than their own survival, such as the freedom to live their own lives their own way and to make individual choice in their own sense of values। अब यहाँ जो बताने की कोशिश किया गया है थोड़ा सा साइंस से आदमी की खास करके लोगों की जो आप इंडिपेंडेंस की बात है वो किया गया है। कहते हैं कि नो वन डिनाई, कोई भी इस बात से डिनाई नहीं कर सकता दैट ईच इन्फेंट एंड पर्टिकुलरली एवरी मैटरनल डेथ इज़ अ ट्रेजेडी, यानी कि ये बड़ा दुखद घटना है, ये दुखद घटना है। टू बी प्रिवेंटेड, इसको रोका जा सकता है, इफ़ एट ऑल पॉसिबल, अगर ये संभव है तो। नॉट दैट, फिर कहते हैं नॉट दैट द मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक, अब ये जो वर्ड है ऑब्स्टेट्रिक इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू द एरिया ऑफ मेडिसिन्स दैट डील विद द प्रेगनेंसी। फिर जो कहते हैं ये जो मॉडर्न दवाई है ऑब्स्टेट्रिक केयर विच हैज़ डेवलप इन द हॉस्पिटल सेटिंग, जो कि हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है, हैज़ बीन at least partly responsible for a dramatic decrease in both maternal and prematernal mortality, यानी कि ये थोड़ा सा मददगार हुआ है कि इसमें
लोगों के मौत में, किस में, प्री मैटरनल यानी कि मरने जो बच्चा होता था कि बच्चा होने के बाद जो डेथ करता था और बच्चा होने से पहले जो डेथ हो जाता, उसमें थोड़ा सा ये मदद किया है फॉर हाफ सेंचुरी या हाफ सेंचुरी, मतलब कि 50 साल में कह सकते हैं। बट इट इज़ नॉट नेसेसरली प्रिजर्व टू द क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन इस बात का है, इट इज़ नॉट नेसेसरली प्रिजर्व टू द क्वेश्चन वेदर आवर प्रेजेंट प्रायोरिटी, क्या हमारा जो प्रेजेंट प्रायोरिटी है शुड बी टू रीच मिनिमम फिगर फॉर पेरेनियल मोर्टेलिटी, क्या कि हम उसको मिनिमम रेट तक उसको पहुँचे, कम करें उसको और भी एट एनी प्राइस, व्हेन दिस इंक्लूड गिविंग अप थिंग्स, यानी कि बाकी चीज़ को छोड़ दे, विच फ्री ह्यूमन बींग्स हैव ऑफन फील्ड, जो कि इंसान अक्सर फील करता है कि हमें कब बेबी होना ऑफन फील्ड, टू बी अ मोर इम्पॉर्टेंट देन देयर ओन सर्वाइवल, यानी कि कभी कभी होता है ना कि इंसान जीने के लिए बहुत कुछ करता है, उसमें उसको फ्रीडम महसूस नहीं होता है। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि प्राइस दैट इंक्लूड द गिविंग अप थिंग्स, यानी चीज़ों को छोड़ दे, विच फ्री ह्यूमन बींग्स हैव ऑफन फेल्ट टू बी मोर इम्पॉर्टेंट, जो इंसान सोचता है कि ये यहाँ जो वर्ड लिखा है कि प्री मैटरनल मोर्टेलिटीज़ एट एनी प्राइस, व्हेन दिस इंक्लूड गिविंग अप थिंग्स, यानी कि चीज़ों को छोड़ दिए, विच फ्री ह्यूमन बींग्स, इंसान जो फ्री होता है, हैव ऑफन फेल्ट टू बी मोर इम्पॉर्टेंट, जो इंसान सोचता है कि ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन देयर ओन सर्वाइवल, यानी कि अपने सर्वाइवल से जाते उसका जो फ्री विल है वो ज़्यादा उसके बारे में ध्यान देता है। सच एज ए फ्रीडम टू लिव देयर ओन लाइफ्स, यानी कि क्या अपने तरीके से वो रह सके, देयर ओन वे, अपने तरीके से, एंड मेक इंडिविजुअल चॉइस इन द लाइन ऑफ देयर ओन सेंस ऑफ वैल्यू, और अपना इंडिविजुअल चॉइस बना सके कि हमको क्या करना है, कैसे किस तरीके से, अगर प्रेगनेंसी ही डील करनी है तो कैसे करनी है। तो इन सब चीज़ों को क्या वो, तो ये जो वर्ड लिया गया है, लिखा है सेला एंड जॉन्स डेविस द चाइल्ड बर्थ, उस चीज़ से लिया गया है, हर जगह का ये बताने की कोशिश किया है थोड़ा थोड़ा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इन मैनी सोसाइटीज़ वुमेन स्टिल गो फोर्थ फॉर देयर मदर हाउस एट ए मैरिज टू लिव विद द मदर इन लॉज एंड वाइफ ऑफ देयर हस्बैंड ब्रदर। बहुत सारे ऐसे सोसाइटी हैं जहाँ पर कि क्या कहते हैं, औरत जो है चला जाता है कहाँ पर, इन मैनी सोसाइटी वुमेन स्टिल गो फोर्थ, ठीक है ना, स्टिल गो फोर्थ for their mother's house at a marriage to lives in the mother-in-laws, यानी mother-in-laws के पास चल जाता है, and wives their husband brother, और जो wives जिसका है उसके husband के brother के पास। It is a truism of anthropology, truism का मतलब ये सच है, it is truism of anthropology that such women do not become member of their new family until they have born a child, यानी इस तरह की जो औरत होती है वो उस परिवार का तब तक हिस्सा नहीं बनता है कि जब तक कि वो एक बच्चे को जन्म नहीं देती है। इफ़ वी कंसिडर दैट इज सच सोसाइटी द मैरिज वॉज ए क्वाइट लाइकली टू हैव बीन अरेंज, इट इज़ ununderstandable that the bride too long for a child who will stand in their same intimate relationship to her as with her own mothers। अब यहाँ पर क्या कहता है कि ये सच है कि जब तो इफ़ वी कंसिडर दैट इन सच सोसाइटी, अगर हम इस सोसाइटी के बारे में कंसिडर करें, मैरिज वाज क्वाइट लाइकली टू बी हैव अरेंज, यानी कि मैरिज यहाँ पर अरेंज ही होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या है कि इट इज़ अंडरस्टेबल ये इट इज़ अंडरस्टेबल दैट द ब्राइड्स टू लॉन्ग, यानी कि ब्राइड जो होता है उसकी भी चाहत होती है, टू लॉन्ग्स दैट द चाइल्ड हु विल स्टैंड, जो होगा, इन द सेम इंटीमेट रिलेशंस टू द हैड विद हर मदर, जैसे कि वो जो बच्चा होगा उसको उसी तरीके से जैसे वो अपनी मदर को चाहती है। द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशंस ऑफ सच मॉर्स इज़ दैट दे आर बैकवर्ड, लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर में जो लोग हैं, यानी कि वेस्टर्न यूरोपियन देश में जो लोग हैं, वो उसका मानना है कि ये जो कन्वेंशन है, सच मॉरस मन कन्वेंशन है, इज़ दैट दे आर बैकवर्ड, क्योंकि वो लोग बैकवर्ड हैं इसलिए ऐसा कहते हैं, क्रूएल हैं और गलत है। इट इज़ एश्यूम दैट द सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन द स्पाउस आर परफेक्शनरी एंड exploitative and all that mother-in-law are unjust and vindictive। कहता है फिर उसका ये भी मानना है कि इट इज़ एश्यूम, ये माना जाता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन द स्पाउस आर
परफेक्शनिटी, यानी परफेक्शनिटी का मतलब होता है परफेक्शनिटी का कि डन एज ए ड्यूटी विदाउट इंटरेस्ट, यानी कि वो जो उन लोगों में वाइफ हस्बैंड में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है वो कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो यानी किसी के दबाव के या समाज के परिवार के कारण होता है। एंड एक्सप्लोटेटिव, यानी कि एक तरह से एक्सप्लॉइट करने वाली बात है। एंड ऑल द मदर इन लॉ, जो इतने सारे सासू माँ होती है, लॉज आर अनजस्ट, वो ईमानदार नहीं होती है। एंड विंडिक्टिव, यानी है वो परेशान करने वाले। विंडिक्टिव का मतलब होता है समवन जो आपको हरास कर सके, तो ऐसा माना जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ फेमिनिस्ट हु आर नॉट सोवेनिस्टिक्स, जो आप कहते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज, यानी कि जो सबसे जो बड़ी समस्या है, ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी वे ऑफ फेमिनिस्ट के लिए, जो कि सोवेनिस्टिक नहीं है। सोवेनिस्टिक का क्या मतलब है? सोवेनिस्टिक मतलब बिलीविंग और शोइंग दैट वन कंट्री और अ रेस इज अ ग्रेटर देन दैट, यानी कि सोवेनिस्टिक होता है कि ये जो मानता कि हम जो मानते हैं वही सच है, हमारा कंट्री अच्छा। तो वही कह रहा है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ फीमेल हु आर नॉट सोवेनिस्टिक, जो सोवेनिस्टिक नहीं है, एंड वांट टू लर्न फ्रॉम वुमेन, अगर वुमेन से कुछ सीखना चाहती है, वो स्टिल लिव विद द फीमेल सोसाइटी इन द टेंडेंसी, जो कि अभी भी उस सोसाइटी में रहती है इस सोच करके, दैट द वुमेन टू विड्रॉ इनटू अ साइलेंस oppositions when participating in the international fora conducted in the language which they spoke, which they cannot spoke with the fluency, जहाँ पर वो अच्छी तरीके से बोल भी नहीं पाती। वुमेन ऑफिशियल ऑफ द सुडानीज गवर्नमेंट टोल्ड मी, अब जो सुडानीज गवर्नमेंट के जो वुमेन ऑफिशियल, उसने कहा, सूडान जो कंट्री है, टोल्ड मी दैट दे हैड गिवन अप going international conference even though the trip were tremendous treat because they were tired of being told that their own lives instead of being consulted। यानी कहा जो सूडानी गवर्नमेंट के जो वुमेन फ्लॉक वगैरह थे, वो कहा कि हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने से मना कर दिए, थक चुके हैं जाने से। क्यों? इसलिए नहीं, वहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता था अच्छा होता था, लेकिन हम लोगों से कंसल्ट किए बिना, हम लोग की राय जाने बिना वहाँ अपनी ही राय सुनाया जाता है। फिर नेक्स्ट कहता है, thus we in the West would regard it outrageous that the woman could lose her own name and become known as the mother of her firstborn once she has born it। अब कह रहा है कि वेस्ट में जो हम लोग, यानी कि वेस्टर्न कंट्री में जो हम लोग हैं, हम लोग को काफ़ी गुस्सा आएगा। outrageous का मतलब पसंद नहीं होना, शॉकिंग या अनएक्सेप्टेबल, दैट द वुमेन कुड लूज हर ओन नेम, यानी अपना नेम जो है वो लूज कर देती है। बिकम नोन एज ए मदर्स फर्स्ट बॉर्न, यानी कि जो बेटा होता है, जो भी उसके संतान होते हैं, उसके द्वारा वो जानी जाती है। वंस शी बॉर्न, जब वो हो जाता है। ऑल्दो ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ अस डू नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिंकिंग ऑफ द वुमेन लिनियज। अब नरेटर कहती है कि हम लोग इसमें जो औरतों की स्थिति जो खराब होती जा रही है, सिंकिंग ऑफ द लीनेज, लीनेज का क्या मतलब होता है? द मेंबर ऑफ द पर्सन फैमिली हु आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द, यानी कि जो वुमेन वगैरह है, वो जब उसका नाम चेंज हो जाता है तो उस चीज़ में हम लोग कभी आज तक हल्ला नहीं मचा है। तो इसीलिए कहते हैं ऑल्दो ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ डू नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिंकिंग ऑफ द वुमेन लीनेज अंडर द हस्बैंड नेम एट द मैरिज, यानी कि मैरिज के समय में जब वुमेन का नाम होने के बाद, मैरिज होने के बाद बदल जाता है, तो आज तक हम लोगों ने प्रोटेस्ट तो किया नहीं। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटी द रिलेशनशिप बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द रिलेशनशिप बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल सोसाइटी हैं जहाँ पर कि मदर और बच्चे का जो रिलेशनशिप होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बजाते कि उसके हस्बैंड और वाइफ का। इन सम इंडीड द चाइल्ड रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ फैमिली इज इम्पॉर्टेंट इवन मोर देन देयर आइदर, यानी किसी सोसाइटी में तो ये भी होता है कि बच्चे का जो रिलेशंस होता है वो परिवार से ज़्यादा अच्छा होता है बजाते कि उसके पेरेंट्स से। द नंबर ऑफ सोशल यूजेस में स्ट्रेस दैट द चाइल्ड रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ हिज किन ग्रुप एंड एक्सपेंसेस दैट पेरेंट्स। अब कहता है कि बहुत सारे जो ये है जो बच्चे का जो रिलेशन होता है परिवार के साथ, द नंबर ऑफ द सोशल यूजेस में स्ट्रेस, यानी बताता है कि चिल्ड्रन रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द किन ग्रुप्स एट एक्सपेंस ऑफ द फैक्ट एट देयर हिज पेरेंट्स, हिज आंट,
his uncle may be permitted greater physical intimacy with him in the public than his parents। यानी कि किसी किसी परिवार में तो कि उसके जो आंट होते हैं और उसके जो अंकल होते हैं उसका ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी नहीं, वो ज़्यादा लाड़ प्यार दुलार कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा। इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटी, बहुत सारे ट्रेडिशनल सोसाइटी थे कहाँ पर, अफ्रीका में, एंड इन इंडिया द बायोलॉजिकल फैमिली इज़ डेलिबरेटली वीकेंड। जो बायोलॉजिकल फैमिली होता है उसको जानबूझ करके कम किया जाता है, वीकेंड, कमज़ोर कर दिया। बायोलॉजिकल फैमिली क्या हुआ, ननिहाल वाले पक्ष, was enforce obstinance or actual separation of the parents in order to strengthen the extreme extended family. Thus the children are not born एट whims ऑफ द पेरेंट्स। और इसलिए बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स के इच्छा पे पैदा नहीं लेते, बट इन द रिस्पॉन्स टू द ब्रॉडर प्रेजेंस ऑफ द होल ग्रुप। यानी कि बच्चे अगर पैदा लेना है तो पेरेंट्स की इच्छा पे नहीं, जो बाकी जो घर की इच्छा है उसके अकॉर्डिंग होना है। तो ये कहाँ है, ये लिया गया है सर्वे कहाँ से, द इकोनॉमिक्स रियलिटी ऑफ द हाइडर फर्टिलिटी। यानी कि हर जगह से इन्होंने डाटा कलेक्ट करके मेरे को बताने की कोशिश किया। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का ख़त्म होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ, क्योंकि इस पार्ट मैंने जो चैप्टर है उसको 2 पार्ट में बनाने की कोशिश किया, क्योंकि जो चैप्टर बड़ा हो जाता है उसको एक में बनाते तो वीडियो भी बड़ा हो जाता है। और जो भी आपको ऐसे इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं गया, लेकिन चैप्टर है तो पढ़ना है, क्यों नहीं पूछा गया इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछा जा सकता है। सो वी शुड नॉट टेक चांस, एंड फर्स्ट पार्ट इज़ डन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन मस्ट शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।